नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में और मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, संविधान में जो आर्टिकल पढ़े थे भाग 5 जो 52 से लेके 151 तक हैं, तो हमने कई पार्टों में डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्टों में, क्योंकि एक साथ बताते तो वो चीज़ें मज़ा ना देती। आप थोड़ा जानते फिर उसके बाद भूल जाते। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे अब पढ़ेंगे आज से 120 से लेके 143 तक। आज पढ़ेंगे 120 से लेके 143 तक। जानते हैं भाई क्या है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। चलिए, आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 क्या कहती है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा या तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं या हिंदी में बात कर सकते हैं। परंतु हाँ, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, क्षेत्रीय भाषा के हैं, उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है, तो अपने अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, 121 का कहता है संसद है जजों के आचरण कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता। मतलब कि भाई उनका न्यायालय स्वतंत्र होता है, तो उन पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसद न्यायपालिका को क्या कर सकती है। भाई जज क्या करेगा, जजमेंट करेगा, जजमेंट में उन्हें क्या मतलब है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें कोई चीज़ मिसयूज़ लगता है कि हाँ ये हमारा दुरुपयोग हो रहा है या मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का, या कोई काम ढंग से ना हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं, वो महाभियोग लगा के जजों को हटा सकते हैं। ये जांच नहीं करते हैं ना, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं जजों के बारे में, परंतु हाँ महाभियोग लगाकर इन्हें पद से हटा दिया जाता है। अब आर्टिकल 122 क्या कहता है, न्यायालय द्वारा संसद में जो कार्य चल रहा है, जो काम चल रहा है, क्या बहस चल रही है, किस वजह से चल रही है, उस पर कोई भी जांच नहीं कर सकती। न्यायालय संसद पे कोई जांच नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आपका जब विधेयक पारित होता है, कोई कानून बन जाता है, उस पर जांच जरूर करेगी। किस बात के लिए, क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, मतलब नागरिकों के हित में है या नहीं है। ठीक है ना। तो किस में दिया गया है, आर्टिकल 122 में। चलिए, अनुच्छेद 123 क्या है भाई, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश दोस्तों किसे कहते हैं, पहले समझिए। जैसे कि अभी संसद में ना तो लोकसभा है ना राज्यसभा है, ठीक है ना, और कानून कौन बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा विधेयक बनाते हैं, फिर जब हस्ताक्षर होते हैं तब कानून बनता है। हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। तो उस समय में, आपातकालीन समय में, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, मंत्रिमंडल जो उनके पास है, आर्टिकल 74 के तहत जो उनके पास पावर है, क्या उनके सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल भी होगा, उसकी सलाह पे एक कानून पारित कर सकते हैं। उसी को अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का सीधा मतलब होता है कि कोई कानून राष्ट्रपति खुद निर्णय लेके लागू कर दे, और वो ऐसा नहीं लागू कर दे तो हटेगा नहीं, वो वापस भी ले सकता है, और जितनी बार चाहे उतनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये अस्थायी होता है। जैसे कि राष्ट्रपति को लगे कि हाँ ये ठीक है, तो फिर उस पर जब चर्चा बैठेगी, किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की, अगर उन्हें ठीक लगता है तो वही लागू रहेगा। अगर नहीं ठीक लगा तो उसमें कुछ संशोधन करके या ठीक करके कुछ और चीज़ें जोड़ के फिर इसे लागू कर देते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी वापस ले सकते हैं। भाई उनकी स्वेच्छा अनुसार, अपने विवेक अनुसार दिया तो कभी भी वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकते हैं। भाई उनके विवेक अनुसार, जैसे आपातकालीन व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा की अभी बैठक नहीं बैठ रही है, तो वो कभी भी और जितनी बार चाहें उतनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। यदि 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन रह जाती है। जैसे कि आपको पता है कि बैठक में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि पता चले कि आज सत्र समाप्त हुआ, कल आपातकालीन व्यवस्था बैठ गई, तो भाई लगभग 6 माह का बीच में अंतराल हो जाता है। अब पता चले कि हाँ 10 दिन बाद बैठक बैठने वाली है, तो उस पर भाई विचार विमर्श करेंगे लोकसभा राज्यसभा, तो उसका कितना टाइम पीरियड होता है, 42 डेज।
ठीक है, 42 दिन तक वो रह सकता है, उनका कानून। अध्यादेश को स्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 महीने के भीतर संसद द्वारा इसे पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए टाइम पीरियड बनाया जाता है। अगर 6 माह से ज़्यादा हुआ तो अध्यादेश फिर दोबारा जारी होगा। जो लागू किया है, राष्ट्रपति ने जो लागू किया है वो समाप्त तो उनका समय हो जाएगा, लेकिन अध्यादेश दोबारा फिर भी जारी कर सकते हैं। लेकिन 6 महीना तो दूसरी बैठक बैठी जाएगी, तो जाहिर सी बात है या तो पारित हो जाएगा या फिर उसमें संशोधन होकर दोबारा शुरू किया जाएगा। चलिए 213 में क्या है भाई, राज्यपाल का अध्यादेश। देखिए दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा जुडिकल रिव्यू किया जा सकता है। अध्यादेश आंतरिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है। जैसे कि राज्यपाल हैं अपने स्टेट के, वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे पता चले कि विधानसभा विधान परिषद दोनों नहीं बैठ रहे हैं, उनके सत्र समाप्त हो चुके हैं और राज्य में कोई ऐसी आपातकालीन समय आ गया, तो उसका क्या करते हैं, वो अध्यादेश खुद लागू कर देते हैं। राज्यपाल किस में करते हैं, 213। चलिए अब आते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश का एकमात्र कोर्ट, न्यायालय, जो संविधान के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है और देश के नागरिकों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले आता भाई 124 में इसके गठन की चर्चा की गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं, 33 + 1, 33 + 1 कितने होते हैं, 34। दोस्तों एक जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, मुख्य न्यायाधीश। इनके पास योग्यता इतनी होती है कि अगर हमारे पास उपराष्ट्रपति ना हो, अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति ना हो, तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता होती है वो सिर्फ इनमें ही होती है। अगर बात करी जाए कि पहले ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, कौन थे, एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल वकील, या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुके हों या 10 साल आपने एडवोकेट मतलब वकील हों वहाँ के होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का एक अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भाई अगर उनकी नज़र में कानून का अच्छा होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि भाई सिलेक्ट जो करता है वही तो आपका नज़रिया देखता है। तो इससे यहाँ से ही कन्फर्म हो जाता है कि भाई अगर राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए तो नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश CJI से सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश CJI से सलाह लेते हैं। अब CJI बोले यार। चलिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कॉलेजियम कहते हैं। क्या, कॉलेजियम, कहीं कहीं कॉलेजियम भी लिखा आता है। ठीक है, कॉलेजियम, कहीं कहीं कोलोजियम भी होता है। ठीक है, कॉलेजियम किसे कहते हैं, 5 सीनियर जजों को। जज को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अब तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। जैसे आपको पहले पता था कि संसद ये कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये असंवैधानिक चीज़ करेंगे या उसका कोई ऐसा दुरुपयोग करेंगे तो क्या करती है, संसद इन पे महाभियोग लगा देती है। ठीक है। चलिए अब आते हैं 125 जजों का वेतन। जजों का वेतन, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से। संचित निधि से इनके वेतन में कभी कटौती नहीं होती। एक राष्ट्रपति अपने जो प्रेसिडेंट हैं देश में, चाहे आपातकाल आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, उनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाती। ऐसे ही इनके वेतन में कभी कटौती नहीं की जा सकती।
ठीक है ना। चलिए, अब मुख्य न्यायाधीश को कितनी मिलती है? 2,80,000 तथा अन्य को कितनी मिलती है? 30,000 कम। अब 2,80,000 एक याद रखिए, बाकी 33 की 30 कम कर दो तो सीधी सी बात है 2,50,000, क्योंकि 33 प्लस 1 होते हैं 34 होते हैं ना। चलिए 126 क्या कहता है भाई? जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है, अब जैसे सीनियर जज ही अगर अब्सेंट हैं तो 33 जजों में से ही किसी एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। इसके वेतन भत्ते तथा शक्तियां मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही रहती हैं। मतलब जब तक कि वो मुख्य न्यायाधीश के पद पे काम करेगा तब तक उसके वेतन भत्ते जो भी फैसिलिटी हों एक मुख्य न्यायाधीश के ही बराबर दी जाती हैं। बेशक वो उनसे नीचे हो, जज हो, मुख्य न्यायाधीश की जो पावर होती है सेम कंडीशन वही दे दी जाती हैं, क्योंकि भाई हर जगह पद की गरिमा होती है। ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 127 क्या कहता है भाई? एचओसी, एडीएचओसी या तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश मतलब सीधा बात है, इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए, मतलब कोई एक उद्देश्य है, कोई काम है, मतलब जब तक वो काम रहेगा, ठीक है ना। तदर्थ न्यायाधीश की तब तक बुलाया जाता है जब तक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो जाए। तदर्थ न्यायाधीश का सीधा मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास 2 महीने के लिए 5 जज नहीं है या 4 जज नहीं है, तो 2 महीने के लिए ये अस्थायी रूप से सदस्य होंगे, मतलब जज बनेंगे। कब तक? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य मतलब जो जज हैं उनकी पूर्ति ना हो जाए। जब जज की कमी पड़ती है तो एक्स्ट्रा जज बुलाए जाते हैं। कौन से आर्टिकल में? 127। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल एचओसी जज को लाने की सिफारिश सीजीआई करते हैं। ठीक है, सीजीआई करते हैं। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति कितने? 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर एडी एचओसी को नियुक्त करते हैं। इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, किंतु यह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, अब उनसे अगर जो नीचे सीनियर हैं तो भाई हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो भी तो भाई पावर रखते हैं, क्योंकि भाई उनसे नीचे तो और कोई सीनियर देखेगा ही ना भाई। उनसे जूनियर और कहाँ से लाएंगे? किसी वकील को उठा के तो जज बनाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या करते हैं, स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें से जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। चलिए 128 मानो अगर वो जज की पूर्ति ना हो पाए, हाई कोर्ट के जज ना मिल पाए या बुलाने के बाद भी पूर्ति ना हो पाए या अपने कार्य में वो बिजी हों, तब क्या करते हैं? तो जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें बुलाया जाता है। किन्हें बुलाया जाता है? रिटायर्ड जज को बुलाया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 128 के तहत। 128 के तहत। अब 129 क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश, मतलब इसका एक शॉर्ट नाम है नज़ीर। दोस्तों अभिलेख के चलो पहले अभिलेख बता दूं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुद्दे पे या किसी केस पे आपको सज़ा सुनाई, तो उसी सज़ा अगर वही सेम कंडीशन किसी दूसरे अपराधी पर लागू होती है, 1 साल 2 साल कभी भी, तो सज़ा वही सुनाई जाएगी जो उस सज़ा के लिए पहले सुनाई गई थी। ठीक है ना, वही होता है। देखो न्यायाधीश का कार्य करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के लिए रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। अब जैसे कि किसी की फांसी हो गई, ठीक है ना, सज़ा सुना दे, या हो सकता है किसी लड़ाई मुठभेड़ हो गई है बड़े स्तर पे, 5 साल की सज़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी भाई 5 साल की सज़ा है। कितने साल की? 5 साल की। और वही केस ये केस मान लो 2000 में हुआ था, सन 2000 में, और वही केस हुआ है 2019 में, वही केस, तो सेम सज़ा, बिल्कुल देर नहीं, तुरंत जस्टिस। और ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही दे,
अगर इन्होंने कह दिया तो हाई कोर्ट भी मान्य है इस केस की, जहाँ भी आप जाएगा ये जौन से कोर्ट में सर्वमान्य इसका ही होता है, ठीक है ना, इससे बड़ा कोई नहीं। इसके हर एक लेख, हर एक निर्णय पत्थर की लकीर होते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिलेख। जैसे अशोक के पढ़े हैं, स्कंदगुप्त के पढ़े हैं, चंद्रगुप्त के, ऐसे लेख वगैरह उनसे ही मिलती है। चलिए ठीक। अब 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान सभी को पता है, कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति इनका खंडपीठ किसी अन्य शहर में खोल सकते हैं। जैसे कि अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है, किसे लगता है? मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि हाँ यहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, इसकी एक ब्रांच कहीं और स्टेट में खोल दिया है जहाँ से ज़्यादा केस आ रहे हैं, या वहाँ पे लोगों पहुँचने में सुविधा हो रही है, या वहाँ पे जल्दी पहुँच सकते हैं, तो राष्ट्रपति के कहने मतलब राष्ट्रपति से सलाह लेंगे, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तो उस जगह पे एक ब्रांच सुप्रीम कोर्ट की खोल सकते हैं। और जो ब्रांच उसे क्या कहते हैं? खंडपीठ। दोस्तों हाई कोर्ट के भी खंडपीठ हैं, ठीक है ना, खंडपीठ होते हैं। चलिए अब आते हैं भाई 131 पे। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारता इसके अंतर्गत वैसे मामलों को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अब ये थोड़ी ना कि पड़ोसी ने थप्पड़ मार दिया तो भाज गए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो होगा नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट है तो मुकदमे भी उस लायक होने चाहिए, ठीक है ना। कैसे कैसे? देखो, जैसे कि भाई केंद्र और राज्य में आपस में कोई विवाद हो जाए तो इसकी जांच कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। या आपस में भाई राज्य ही में विवाद हो जाए कि नहीं ये नहर हमारे इलाके में जाएगी, नहीं ये नहर हमारे उसमें जाएगी राज्य में, तो इसका विवाद कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। एक और केंद्र और उसके साथ कुछ राजक तथा दूसरी ओर कुछ अन्य राज्य। अब एक राज्य हो सकता है कि केंद्र राज्य ना, कि केंद्र हो, केंद्र के पास अलग राज्य हैं, कुछ अलग राज्य हैं अपना अपना समूह बना रहे हैं, तो इसकी भी जांच कहाँ चलती है? सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही मुद्दे वहाँ पे आते हैं। चलिए एक नोट वाली बात कौन सी है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है, किंतु से मूल अधिकार किसमें? मूल अधिकारता में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा आगे कट गया है। क्योंकि देखो ये भाई संसद के सदस्य हैं, ठीक है ना, संसद के सदस्य राष्ट्रपति, क्योंकि आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, संसद तभी बनती है, ठीक है ना। संसद के सदन तो 2 होते हैं, लेकिन संसद में पूछिए संसद किन किन से मिलके बनती है, तो बिना राष्ट्रपति की संसद नहीं बन सकती। ऐसा ही अब मूल अधिकार क्यों नहीं? अब भाई उनके मौलिक अधिकार की तो बात भले था, उनकी अधिकारता भाई, मौलिक अधिकार का मतलब ये थोड़ी ना तुम भाई कोई हनन कर रहा है। उनके जो विवाद होते हैं वो भी कहाँ पे आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अब आते हैं भाई 132 पे, आर्टिकल 32 पे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अब हाई कोर्ट में आप केस हार गए, आपको संतुष्टि नहीं हो सकता कि जज ने भाई आपको लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो देश के किसी भी न्यायालय में आपका मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। अब आप कहेंगे कैसे? अभी तो आप बोल रहे थे कि एक बात बोले पत्थर की लकीर होती है। भाई इनके पास पावर है। अब जैसे कि प्रस्तावना जब पारित हुई थी, बेरोजगारी बाद हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा था? संविधान में प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है ही नहीं। फिर केशवानंद भारती आए, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। तो किसके तहत? भाई देखो वो अपना फैसला बदलते, लेकिन वो खुद बदल सकती है, ठीक है ना, किसी के कहने और उससे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम, दौराई राजन मामला कहाँ पे? 1960 तथा बेरूबारी मामला 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग क्या कहा था? नहीं माना। परंतु केशवानंद भारती मामला जो था कहाँ पे? 1973 में। कब? 1973 में।
सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक प्रलोभन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया, अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। वही बात जो मैं आपको बता रहा था वही बात इसमें है, कोई ज़्यादा नहीं है। परंतु हाँ, इसमें इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। उन्होंने सीधा कहा कि अंग तो है, आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान में मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 450 से प्लस अभी आर्टिकल हो चुके हैं और मेन तौर पे देखा जाए 395 हैं, तो मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं है, मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं है। उसे संशोधन करके खंड के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे कि आर्टिकल 51 फिर 51 का का, आपने 19 पढ़े होंगे, 20 पढ़े होंगे, उसमें पता 19 का का 19 का खा, ऐसे जुड़े रहते हैं आर्टिकल। तो संशोधन करके सिर्फ जोड़ा जाता है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है भाई 139। मूल अधिकार के अलावा, मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालना हो, रिट निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग ना करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करती है। दोस्तों जैसे कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो तो रिट जारी करती है। और रिट कितने 5 तरीका की है कि हाँ बंदी बना के लाओ, काम रोक दो, काम नहीं होगा, या फिर दोनों से शरीर प्रस्तुत हो, या बंदी बना के लाओ। तो ऐसी चीज़ें कब होती हैं जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, तब सुप्रीम कोर्ट किसका यूज़ करती है, कौन से आर्टिकल का, आर्टिकल 32 का। परंतु जब ना मौलिक अधिकार की बात ना हो तब वो किसका प्रयोग करती है, 139 का। एग्जाम्पल बता दूं, सरकारी मास्टर परमादेश रिट जारी करता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि रेलवे के किसी कर्मचारी पर परमादेश रिट जारी करना हो तो अनुच्छेद 139 के तहत जारी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसान, एक स्टेट गवर्नमेंट का इंसान, ऐसा भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात को नहीं मानता या उसका उल्लंघन करे तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय दंडित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर ऐसे ही नहीं है, जो भी वो फैसला सुनाती है उसे मानना है, फिर चाहे आप कोई हो, नेता हो, अधिकारी हो, मतलब उसकी नज़र में सारे लोग समान हैं, ठीक है ना। आपका पद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। चलिए अब बात करते हैं 143। 143 क्या कहता है, छूट गया कुछ इसमें, हाँ कुछ नहीं। चलिए आर्टिकल 143, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। मतलब कि 143 का मतलब कि राष्ट्रपति को जैसे कोई चर्चा करनी हो किसी विषय में तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। परंतु ये नहीं कि सलाह लेने के बाद उनकी मान ही लें, ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो मान लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वही बात इसमें कही गई है। इसी वजह से एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप मान नहीं सकते अपनी मर्जी के हो तो सुप्रीम कोर्ट भी तो भाई योग्यता रखती है, तो वो भी नहीं मानेगी। चलिए एग्जाम्पल दिखाऊं तो मैं 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1993 में राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद इसमें पॉलिटिक्स हो, नागरिकों का अहित हो, क्योंकि न्यायालय क्या होता है, स्वतंत्र होती है, उसके सामने सभी समान है। शायद उन्हें यहाँ पे यह लगा हो कि भाई बाबरी मस्जिद मतलब मुस्लिम समाज आ गया, राम जन्मभूमि हिंदू समाज आ गया, अगर हम कोई फैसला सुना देंगे तो ऐसा ना हो जाए, तो उन्होंने सलाह देने से
मना कर दिया, मतलब उन्हें सलाह कोई दी ही ना। और सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। अंतिम व्याख्या मतलब उस संविधान के हित में और संविधान के हिसाब से ही चलता है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष तथा स्वतः संस्था है, मतलब ये अपने आप में एक स्वतंत्र है। कोई ऊपर प्रेशर नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं, ना पॉलिटिकल पावर, कुछ नहीं। आप अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो, बने रहो। न्यायालय हमेशा अपने में स्वतंत्र रहती है। यह अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह अपनी सभी नियुक्तियां स्वयं करती है। किसके द्वारा? सीनियर एसएससी द्वारा, सॉरी हम कह रहे सीनियर सुप्रीम कोर्ट एसएससी के द्वारा नहीं कराती, ठीक है ना। सेंट्रल की एक वेबसाइट है, मतलब सेंट्रल यहाँ से जो निकालती है, जॉब निकालती है, फॉर्म वगैरह ऐसे कुछ नहीं, वो नियुक्ति खुद करती है। इसीलिए वो कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, क्योंकि इसकी नियुक्तियाँ वो स्वयं करती है। और मुख्य न्यायाधीश की वो तो भाई आपको पता ही है, करती है। तो कैसी क्लास लगी दोस्तों? अब कल पढ़ेंगे, कल लास्ट एक ही क्लास है, 144 से 151, बस बात खत्म। तो क्लास कैसी लगी? अगर कुछ बच गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। अब हमें तो पता नहीं, हम तो भाई अपने हिसाब से ठीक पढ़ा रहे हैं। अब आप बताओ तो सही, कोई अगर रह गया हो तो ठीक, आप नहीं बताओ तो हमें लगता है कि हाँ ठीक पहुँचा, ठीक है ना। चलिए, तो और चैनल अगर पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।